एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां देश की गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री के साथ ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करती ओके। और उस एग्रीमेंट की शर्त ये होती है कि इंडियन टेरिटरी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा उस फॉरेन कंट्री को दे दिया जाएगा। बवाल मचना तो तय है फिर। बिल्कुल। सुनने में ही ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लगता है। या फिर एक और सिनेरियो ले लीजिए जहां देश के सबसे बड़े जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम पर ही एक फंडामेंटल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि आखिर फाइनल डिसीजन लेने की पावर है किसके पास। हाँ, ये भी एक डेडलॉक वाली सिचुएशन है। राइट। तो ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है कि आगे क्या लीगल स्टेप लेना चाहिए, तो क्या देश के प्रेसिडेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर एक फॉर्मल लीगल एडवाइस मांग सकते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जो देश की हाईएस्ट जुडिशरी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने से सीधा इनकार कर सकती है? क्या कोर्ट देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को नो बोलने की पावर रखती है? ये एक्चुअली बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्ट्री है, क्योंकि एक आम धारणा ये होती है ना कि अगर देश का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्रेसिडेंट हाईएस्ट कोर्ट से कुछ पूछ रहा है तो कोर्ट को जवाब देना ही पड़ेगा। सही बात है, एक हायरार्की का अजम्पशन होता है दिमाग में। एग्जैक्टली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस तरह के सिंपल अजम्पशंस पर काम नहीं करता। इसके पीछे सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस और ज्यूरिसडिक्शनल लिमिट्स का एक बहुत डीप मैकेनिज्म लगातार ऑपरेट कर रहा होता है। तो इस डीप ड्राइव में हम इसी पावर डायनामिक को अनपैक करेंगे। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 143 यानी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इस बेसिक मिस्ट्री से शुरू करते हैं। ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आखिर एग्जिस्ट क्यों करती है? देखो, इसको एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखना होगा। किसी भी डेमोक्रेसी में जब कोई अचानक से बड़ा कानूनी सवाल उठ खड़ा होता है, कोई बहुत मेजर इशू हो, हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट जो पूरे देश के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसे कानूनी भाषा में पब्लिक इंपॉर्टेंस कहते हैं, तो वहां एक डेडलॉक बन जाता है। जैसे अभी टेरिटरी ट्रांसफर वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। बिल्कुल। ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में नॉर्मली दो पार्टीज कोर्ट में आकर आम लिटिगेशन की तरह तो लड़ नहीं सकती। सिविल कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस थोड़ी फाइल होगा वहां। वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक फॉरेन बॉडी है या इंटरनल इंस्टीट्यूशंस है। सही कहा। वहां एग्जीक्यूटिव को एक डेफिनेटिव सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस चाहिए होती है, बिना एक फॉर्मल लीगल बैटल शुरू किए। बस यही एंट्री होती है आर्टिकल 143 के। अगर इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल रोल देता है। यहाँ कोर्ट का काम किसी ऑनगोइंग डिस्प्यूट में पार्टीज को सुनकर फैसला सुनाना नहीं है। यहाँ उनका प्राइमरी रोल देश के प्रेसिडेंट को एक अथॉरिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन देना होता है। राइट। पर एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। देश का प्राइम मिनिस्टर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नर या यहाँ तक कि चीफ जस्टिस खुद से इस जुरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। ये एक्सक्लूसिविटी बहुत डेलिब्रेट है एक्चुअली। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये पावर सिर्फ हेड ऑफ स्टेट को दी ताकि इसका पॉलिटिकल मिसयूज ना हो सके, ताकि हर छोटी बात पर सवाल ना उठे। बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल भेजा। सुप्रीम कोर्ट के 5 या उससे ज्यादा जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। उन्होंने हफ्तों तक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, डिबेट्स एनालाइज की और फाइनल एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज दी। ओके। अब क्या प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए लीगली बाउंड है? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को रिजेक्ट कर सकते हैं तो फिर जुडिशरी का इतना टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने का पॉइंट ही क्या है? ये पॉइंट सरफेस पर बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक सेपरेशन ऑफ पावर्स में छुपा है। प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, तो इसकी बाइंडिंग नहीं है। नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट भेजती है वो स्ट्रिक्टली एडवाइजरी नेचर की होती है, किसी आम बाइंडिंग जजमेंट की तरह नहीं होती वो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली? इसका वेटेज इतना मैसिव होता है कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट इसको इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकती। अगर इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझें तो क्या ये उस सिचुएशन जैसा है जहां एक बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी रिस्की मेगा मर्जर से पहले एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर से रिस्क असेसमेंट करवाता है? हाँ, बहुत सही एग्जाम्पल है ये। बोर्ड लीगली बाउंड तो नहीं है उस ऑडिटर की रिपोर्ट को फॉलो करने के लिए। वो चाहें तो एडवाइस इग्नोर करके मर्जर कर सकते हैं,
लेकिन अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट में कहा है कि मर्जर डिजास्ट्रस होगा और फिर भी बोर्ड आगे बढ़ता है और कंपनी डूब जाती है, तो शेयर होल्डर्स और मार्केट उनको माफ नहीं करेंगे। ये बहुत ही एक्यूरेट फ्रेमिंग है। लीगल कंपल्शन ना होने के बावजूद एक मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन वहां बहुत मजबूत होती है। सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन एक एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट और हाईली रिस्पेक्टेड ऑडिट की तरह है। तो अगर गवर्नमेंट अगेंस्ट गई तो पार्लियामेंट और जनता के सामने अकाउंटेबल होंगे? बिल्कुल, उन्हें इसका पॉलिटिकल प्राइस चुकाना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिकली गवर्नमेंट हमेशा इस एडवाइस को मानती है। ऑलराइट, ये तो क्लियर हो गया कि एडवाइस बाउंड नहीं करती, बस एडवाइजरी है। पर उस एंगल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था कि क्या कोर्ट मना कर सकती है? हाँ, क्या आप कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं? अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहने की हिम्मत रखती है कि नहीं, हम इस मैटर पर कोई कानूनी राय नहीं देंगे? इस सवाल का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के दो अलग-अलग क्लॉजेज में डीपली एम्बेडेड है। दोनों क्लॉजेज जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक अलग तरह का बैलेंस ऑफ पावर बनाते हैं। पहला है आर्टिकल 143 क्लॉज 1 और दूसरा है आर्टिकल 143 क्लॉज 2। तो अगर हम आर्टिकल 143 क्लॉज 1 की लैंग्वेज पर गौर करें तो वहां लिखा है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और प्रेसिडेंट को लगता है कि ओपिनियन लेना एक्सपीडिएंट या जरूरी है, तो वो कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। सही। लेकिन आगे की वर्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट मे रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन। ये जो वर्ड मे है, ये ऑटोमेटिकली कोर्ट को एक डिस्क्रेशनरी पावर देता है ना? यानी कोर्ट लीगली इनकार करने का ऑप्शन रखती है। और इस डिस्क्रेशन का लॉजिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा बनने से बचाया जा सके। ओह, मतलब अगर कोई मोटिवेटेड सवाल हो तो? एग्जैक्टली। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा सवाल भेज दे जिसका लीगल बेसिस कम और पॉलिटिकल मोटिवेशन ज्यादा हो, तो कोर्ट के पास ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो उस कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रख सके। ये तो 143 क्लॉज 1 हो गया जहां मे लिखा है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 143 क्लॉज 2 एक कंप्लीटली अलग पिक्चर प्रेजेंट करता है। हाँ, 143 क्लॉज 2 उन मैटर से डील करता है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स या सनद से जुड़े हैं। यानी जब ब्रिटिश रूल था या प्रिंसली स्टेट्स थे, उस वक्त के जो अग्रीमेंट्स थे। अगर प्रेसिडेंट उन पुराने अग्रीमेंट्स पर एडवाइस मांगते हैं तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वहां सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाउंड होती है, राइट? वहां मस्ट अप्लाई होता है। पर एक हिस्टोरिकल नुआंस यहाँ बहुत जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्ट्रिक्ट एक्यूरेसी अलर्ट। हाँ, आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 143 क्लॉज 2 का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस लगभग खत्म हो चुका है। वो कैसे? जब 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसने आर्टिकल 131 के उस हिस्से को ओमिट कर दिया जो इन प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट से डायरेक्टली कनेक्टेड था। तो इफेक्टिवली पिछले कई दशकों से जो भी मेजर एक्शन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के डिस्क्रेशनरी डोमेन में ही हुआ है। इसका मतलब शॉर्टकट ट्रिक ये है कि 143 क्लॉज 1 मे आंसर है और 143 क्लॉज 2 मस्ट आंसर है, जो कि अब ऑब्सलीट हो चुका है। बिल्कुल सही। तो सिंपल बोलूं तो पूरा खेल उस मे वर्ड पर आके टिक जाता है। पर थ्योरी में पावर होना एक बात है और देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को रियल वर्ल्ड में मुंह पर मना करना बिल्कुल अलग बात। सही बात है। क्या इंडियन हिस्ट्री में कभी सच में ऐसा मोमेंट आया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्क्रेशनरी पावर का यूज करके प्रेसिडेंट को खाली हाथ लौटाया हो? आया है, और वो इंडियन जुडिशरी के सबसे डिफाइनिंग मोमेंट्स में से एक था। हम बात कर रहे हैं 1993 के इनरे अयोध्या रेफरेंस की। ओके, 1993 का वक्त। उस दौर का पॉलिटिकल और सोशल क्लाइमेट आपको पता ही है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। देश एक मैसिव पोलराइजेशन के दौर से गुजर रहा था। यानी बाबरी डेमोलिशन के ठीक बाद का वक्त। उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर तो बहुत ज्यादा था ही। तो गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को एक लीगल क्वेश्चन का रूप देकर सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया आर्टिकल 143 के अंडर। उन्होंने कोर्ट से ये हिस्टोरिकल और फैक्चुअल सवाल पूछा कि क्या उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के बनने से पहले वहां कोई हिंदू टेम्पल या रिलीजियस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। ये तो एक पूरे हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का सवाल लग रहा है मुझे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक मास्टर क्लास डिस्प्ले किया। कोर्ट ने इस रेफरेंस को आंसर करने से सीधा और साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दी। वेट, रियली? लेकिन उन्होंने इनकार एग्जैक्टली किस बेसिस पे किया? क्या उन्हें लगा कि ये उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है? कोर्ट का इंटरनल लॉजिक बहुत क्लियर था इस पर। उन्होंने रियलाइज किया कि प्रेसिडेंट ने जो सवाल पूछा है वो एसेंशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल डिस्प्यूट है ही नहीं, वो एक आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ लॉ है,
कोई हिस्टोरिकल एक्सकवेशन कमेटी छोड़ी है। सही पॉइंट है। अगर वो प्योरली फैक्चुअल और पॉलिटिकली चार्ज सवाल पर एडवाइस देते तो वो इनडायरेक्टली उस डिस्प्यूट के पॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंस जाते, जिसका लीगल रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं था एडवाइजरी नेचर के अंडर। एग्जैक्टली इसीलिए कोर्ट ने स्टैंड लिया कि आर्टिकल 143 क्लॉज 1 हमें बाउंड नहीं करता और हम इस रेफरेंस को लौटा रहे हैं बिना किसी आंसर के। जरा इमेजिन करो आप, देश का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पावर सलाह मांग रहा है और हाईएस्ट जुडिशरी कह रही है हम इस पर ओपिनियन नहीं देंगे। ये तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देश की गवर्नमेंट एक आग का गोला जुडिशरी की तरफ फेंकने की कोशिश करती है और जुडिशरी पोलाइटली पर फर्मली उस गोले को वापस एग्जीक्यूटिव की लैप में डाल देती है, ये कहकर कि ये आपकी प्रॉब्लम है, इसे कानूनी शक्ल मत दीजिए। बिल्कुल, और इस रिफ्यूजल ने परमानेंट तौर पर यह एस्टैब्लिश कर दिया कि प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन मास्टर सर्वेंट का नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सॉवरेन है। बाय द वे, अगर आप सभी को अयोध्या रेफरेंस वाला ये पॉइंट नया और इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिक्लाइन करने का पावर एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही है। अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 143 हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के लिए ही यूज हुआ है ना? इनफैक्ट इस मैकेनिज्म ने इंडियन डेमोक्रेसी की कुछ सबसे क्रिटिकल फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हाँ, बहुत केसेस में एक्चुअली। तो जल्दी से इसका 5 स्टेप प्रोसीजर आउटलाइन कर लेते हैं और फिर उन केसेस पर चलते हैं। बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन अराइज होता है। नंबर 2, प्रेसिडेंट उसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस डिसाइड करते हैं। नंबर 3, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कोर्ट जाता है। नंबर 4, प्रॉपर हियरिंग होती है और नंबर 5, कोर्ट अपनी रिपोर्ट या ओपिनियन देती है। परफेक्ट समरी। और इन स्टेप्स का प्रैक्टिकल यूज कैसे हुआ, इसको समझने के लिए 3 मेजर हिस्टोरिक स्टोरीज देखते हैं। शुरू करते हैं 1951 के इन रे दिल्ली लॉज एक्ट केस से। ये इंडिया के रिपब्लिक बनने के ठीक बाद का फेज था। तो इशू क्या था इसमें? 1951 में देश नया नया आज़ाद हुआ था। पार्लियामेंट के पास देश बनाने के लिए हजारों कानून पास करने का प्रेशर था। अब एक लेजिस्लेचर के पास इतना टाइम या टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो किसी कानून का हर एक माइनर डिटेल या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल खुद बैठकर ड्राफ्ट करे। सही बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम यूज किया जिसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, जहां पार्लियामेंट एक ब्रॉड पॉलिसी बनाती है और बचे हुए छोटे डिटेल्स फिल करने की पावर एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेट्स को दे देती है। पर इस पर बवाल उठ गया होगा। सवाल ये होगा कि पार्लियामेंट अपनी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कानून बनाने की किसी और को ट्रांसफर या डेलीगेट कैसे कर सकती है। वही ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपना काम मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़कर ड्यूटी से भाग रहे हैं? जब ये कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आर्टिकल 143 में, तो कोर्ट ने लिमिट्स सेट की। कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया यहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच ली। उन्होंने सिचुएशन की रियलिटी को समझा और कहा कि मॉडर्न गवर्नेंस में डेलीगेशन जरूरी है। एग्जीक्यूटिव को डिटेल्स फिल करने की पावर बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन एक लिमिट होगी। हाँ, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री ड्रॉ की गई। कोर्ट ने प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि पार्लियामेंट अपना इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन बिल्कुल डेलीगेट नहीं कर सकती, यानी कोर पॉलिसी और प्रिंसिपल तय करने का काम हमेशा लेजिस्लेटर का ही रहेगा। एग्जीक्यूटिव सिर्फ उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैकेनिज्म बना सकती है, पॉलिसी की आत्मा को बदल नहीं सकती। एग्जैक्टली। ये उस दौर में एक बहुत ही स्टेबलाइजिंग एडवाइस थी जिसने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को स्मूथ किया। अब आते हैं दूसरे मेजर हिस्टोरिकल मोमेंट पर, जिसका जिक्र हमने डीप डाइव के स्टार्ट में किया था, द टेरिटरी एक्सचेंज मिस्ट्री। साल था 1960 और केस था इन रे बेरुबारी यूनियन। ये केस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक थ्रिलर है एक्चुअली। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर्स को लेकर लगातार क्लैशेस हो रहे थे। टेंशन्स को डिफ्यूज करने के लिए उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे नेहरू नून अग्रीमेंट कहते हैं। ओके, और इस अग्रीमेंट में था क्या? इसके तहत बंगाल की बेरुबारी यूनियन का एक हिस्सा पाकिस्तान को देना था ताकि बॉर्डर लाइन क्लियर हो सके। ओह वाओ! तो जैसे ही ये खबर पब्लिक में आई होगी, एक मैसिव पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया होगा। आम जनता और ऑपोजिशन का सीधा सवाल था कि क्या एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पर साइन करके देश की सॉवरेन टेरिटरी किसी फॉरेन देश को दे सकता है? बिल्कुल वही डिबेट शुरू हो गई। क्या एग्जीक्यूटिव के पास इतनी अनचेक्ड पावर है? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, यहां तक कि लीगल एक्सपर्ट्स सब कंफ्यूज थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर इस बारे में कहता क्या है।
तो तभी प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 इन्वोक किया होगा इस पर क्लैरिटी के लिए। हाँ, उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या प्योरली एग्जीक्यूटिव एक्शन से टेरिटरी सीट की जा सकती है या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 जो स्टेट्स की बाउंड्रीज ऑल्टर करने की पावर देता है, फॉरेन कंट्री को जमीन देने के लिए यूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिक्स को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया। तो कोर्ट का व्यू क्या था आर्टिकल 3 को लेकर? उन्होंने साफ किया कि आर्टिकल 3 सिर्फ देश के अंदर स्टेट्स की बाउंड्रीज को इंटरनली एडजस्ट करने के लिए है। उसका फॉरेन स्टेट को टेरिटरी सीट करने से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात है, कोर्ट का लॉजिक ये था कि इंडिया की टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में डिफाइंड है। अच्छा, अगर आप बॉर्डर चेंज करते हैं तो आप इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही ऑल्टर कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करने की पावर सिर्फ एक ही जगह है, आर्टिकल 368 के तहत फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सही। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर एडवाइस दी कि टेरिटरी सीट करने के लिए एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट काफी नहीं है, पार्लियामेंट को प्रॉपर अमेंडमेंट पास करना होगा जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। ये एडवाइस तो इतनी बाइंडिंग थी प्रैक्टिकली कि गवर्नमेंट को स्टेप बैक करना पड़ा। उन्होंने एससी की एडवाइस फॉलो की और कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास किया, तब जाकर वो अग्रीमेंट लीगली वैलिड हुआ। वही ना। इस एक एडवाइस ने ना सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट को लीगल फ्रेम दिया, बल्कि हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि देश के सॉवरेनिटी पर फाइनल कंट्रोल पार्लियामेंट का होगा, किसी एक एग्जीक्यूटिव लीडर का नहीं। बेरोबारी का केस ये क्लियरली दिखाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को समझना मुश्किल हो जाए तो आर्टिकल 143 एक गाइडिंग लाइट का काम करता है। और ऐसी ही एक गाइडिंग लाइट की जरूरत जुडिशरी को खुद अपने लिए भी पड़ी थी 1998 में, जिसे लीगल हिस्ट्री में थर्ड जजेस केस या स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998 कहा जाता है। ये सिचुएशन थोड़ी आयरॉनिक थी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट को खुद के सिस्टम के बारे में एडवाइस देनी थी। इश्यू था जजेस की अपॉइंटमेंट का। कोलिजियम सिस्टम का फ्रेमवर्क ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा था। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस के बीच कंसल्टेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस पर पूरा डेडलॉक था उस वक्त। तो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा 143 के अंडर, और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क ले डाउन किया। उन्होंने डिफाइन किया कि कंसल्टेशन का एक्चुअली क्या मतलब है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि चीफ जस्टिस अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, उन्हें 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलिजियम के साथ मिलकर मेजॉरिटी कंसेंसस से अपॉइंटमेंट्स करनी होंगी। इस एडवाइजरी ओपिनियन ने इंडियन जुडिशरी के फंक्शनिंग को फंडामेंटली रीशेप कर दिया। इन केसेस को याद रखने के लिए एग्जाम स्टूडेंट्स एक सिंपल ट्रिक याद रख सकते हैं, DBAS, यानी दिल्ली लॉज, बेरुबारी, अयोध्या और स्पेशल रेफरेंस 98। एग्जाम में बस ये केसेस ऐसे ही टाइमलाइन में लिखने हैं। या ये ट्रिक बहुत हैंडी रहेगी। पर एक नया डाउट यहाँ इमर्ज होता है जो हमें क्लियर करना चाहिए, वरना एग्जाम में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। कैसी मिस्टेक? अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक मैकेनिज्म देता है सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जाने का, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के दूसरे सिनेरियोज में भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 यूज कर सकते हैं? ये डाउट कॉमन है क्योंकि आर्टिकल 143 अकेले ऑपरेट नहीं करता, उसके आसपास दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शंस भी हैं। कंफ्यूजन तब होता है जब एग्जामिनर इनको कंपेयर करने को बोलता है। सही कहा। नेक्स्ट अज्यूमिक सिनेरियो, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच, जैसे कि तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल ले लीजिए, उनके बीच पावर को लेकर या फंड्स को लेकर एक डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट हो जाता है। तो क्या वहां प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंडर एडवाइस मांगेंगे इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां आर्टिकल 143 यूज नहीं होगा। सेंटर और स्टेट के डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 131 है, जिसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहते हैं। दोनों में प्राइमरी डिफरेंस क्या लिखेंगे एग्जाम में? डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 131 में पार्टीज खुद कोर्ट आती हैं अपना अधिकार मांगने, और कोर्ट उन्हें सुनकर एक बाइंडिंग जजमेंट सुनाता है जिसे मानना ही पड़ता है। जबकि आर्टिकल 143 में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, सिर्फ प्रेसिडेंट के पूछने पर एक एडवाइजरी ओपिनियन दी जाती है जो बाइंडिंग नहीं है। और उसी तरह इसको जुडिशियल रिव्यू की ऑर्डिनरी पावर से भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू में जब कोर्ट किसी पास हुए लॉ को स्ट्राइक डाउन करती है, तो वो एक एडवर्सेरियल सिस्टम के थ्रू होता है, जहां अफेक्टेड पार्टी चैलेंज करती है। वहां भी कोर्ट का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। एग्जैक्टली। 143 में कोई कानून स्ट्राइक डाउन नहीं होता, सिर्फ एक फिलोसॉफिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस दी जाती है। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को फंडामेंटल राइट्स को लेकर। आर्टिकल 32 से कंपैरिजन, राइट? हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल नागरिक का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए आर्टिकल 32 एग्जिस्ट करता है, जिसे रिट जुरिसडिक्शन कहते हैं। आर्टिकल 143 इंडिविजुअल राइट्स एनफोर्स करने का टूल बिल्कुल नहीं है।
ये तो एक मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म है। एक आम नागरिक का आर्टिकल 143 से डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली हेड ऑफ स्टेट का डोमेन है। अगर एग्जाम में इनका डिफरेंस आए तो बस नेचर यानी एडवाइजरी वर्सेस बाइंडिंग और इनिशिएटेड बाय यानी प्रेसिडेंट वर्सेस पार्टी, इनका टेबल बना देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। सही बात है। कंसेप्ट दमदार तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो इस डिस्कशन के सारे धागों को अगर एक साथ बांधा जाए तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि एक यंग डेमोक्रेसी बहुत सारी ऐसी अनजानी सिचुएशंस फेस करेगी जिसका सोल्यूशन शायद रूल बुक में डायरेक्टली ना लिखा हो। उन्होंने आर्टिकल 143 बनाया ताकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में लड़ने के बजाय हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पर एक दूसरे से डायलॉग कर सकें। और सबसे खूबसूरत बात उस बैलेंस में है जिसके बारे में हमने अयोध्या रेफरेंस के टाइम बात की थी। एग्जीक्यूटिव के पास सवाल पूछने की आज़ादी है पर फॉलो करने का कंपल्शन नहीं, और जुडिशरी के पास एडवाइस देने का मैकेनिज्म है पर पॉलिटिकली वेपनाइज होने से बचने के लिए इनकार करने की ताकत भी है। दोनों इंस्टीट्यूशंस रिस्पेक्ट के साथ ऑपरेट करते हैं पर एक दूसरे पर अपनी विल फोर्स नहीं कर सकते। यही वो फ्रिक्शन और बैलेंस है जो पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को जिंदा रखता है। पर इस डिस्कशन को क्लोज करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट दिमाग में आता है जिसको सोचे बिना रहा नहीं जाता। हमने देखा कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकली चार्ज्ड सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो लीगल मेरिट नहीं रखता। हाँ, वहां कोर्ट ने पब्लिक इंपॉर्टेंस की गवर्नमेंट की डेफिनेशन को प्रैक्टिकली रिजेक्ट कर दिया था। एग्जैक्टली। तो अब सोचिए आने वाले वक्त में अगर कल को कोई गवर्नमेंट ऐसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हो और वो किसी ऐसे डीपली पोलराइज्ड मुद्दे पर प्रेसिडेंट से रेफरेंस करवाए जिसे गवर्नमेंट नेशनल पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्लेम करती है, पर सुप्रीम कोर्ट को दिखता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वैलिडेट करने का एक टूल बनाया जा रहा है। राइट। अगर उस वक्त कोर्ट फिर से इनकार करती है और एग्जीक्यूटिव क्लेम करती है कि कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से भाग रही है, तो इस इंस्टीट्यूशनल क्लैश को कौन जज करेगा? जब डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस पर ही कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए तो आर्टिकल 143 जैसा सेफ्टी वाल्व खुद एक क्राइसिस का कारण बन सकता है। ये सच में एक चिलिंग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तभी तक सक्सेसफुली काम करता है जब तक उसको चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के डोमेन की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। सही बात है। जब वो बाउंड्रीज बार बार क्रॉस होने लगेंगी तो कोई भी पेपर पर लिखा हुआ आर्टिकल उस क्राइसिस को अकेले रोक नहीं पाएगा। इसी थोड़े से अनईजी पर बहुत जरूरी थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहाँ विराम देते हैं। मैं याद दिला दूं अपने इंट्रो वाले सवाल का जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट इनकार कर सकती है? जवाब है हाँ। आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल डिक्लाइन कर सकती है। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को एक यूनिक टूल देता है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सॉल्व करने का। और स्टूडेंट से यही कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड रखो और केस लॉज एग्जैक्टली ऐसे ही स्ट्रक्चर करके आना। उम्मीद है इस मैकेनिज्म के पीछे का लॉजिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अब आपके लिए बिल्कुल परमानेंटली याद हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के ऐसे ही मास्टर क्लासेस के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लॉ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग।